हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, ये पॉक्सो एक्ट है। हम लोगों ने इसके पहले धारा 6 तक पढ़ा ही था। अब धारा 7 से स्टार्ट करते हैं। देखिए धारा 7 क्या है, ये देखिए धारा 7 है अपराधों का संज्ञान। इसका पहला खंड कहता है कि CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता, जो कि अब BNSS में बदल गया है, तो CRPC में किसी बात के होते हुए भी, मतलब CRPC में चाहे कुछ भी हो, उसके बाद भी खंड का है महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। मतलब क्या कहता है कि इस अधिनियम के अधीन जो अपराध हो रहे हैं उसका ट्रायल या विचारण कौन करेगा, तो या तो फर्स्ट क्लास महानगर मजिस्ट्रेट करेगा, या तो फिर फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, महानगर मजिस्ट्रेट को शॉर्ट में MM कहते हैं, यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और ये फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट आप लोग को पता ही है। तो CRPC में किसी बात के होते हुए भी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर माने नीचे से नीचे का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। मतलब या तो महानगर मजिस्ट्रेट करेगा या फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट करेगा। इससे ऊपर भी कर सकते हैं, पर इससे नीचे का कोई भी न्यायालय नहीं करेगा। ठीक है, अब खंड खा क्या कहता है, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, ठीक है, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान, नंबर 1 है, अपनी जानकारी पर, मतलब कब लेगा संज्ञान, कब लेगा। खंड खा में ये बताएगा कि संज्ञान कब लेगा कोई भी कोर्ट, मतलब किस परिस्थिति में। तो या तो अपनी जानकारी पर लेगा संज्ञान, ठीक है, या अपराध को गठित करने वाले तथ्यों पुलिस रिपोर्ट पर, या तो अपनी जानकारी पर लेगा या फिर पुलिस रिपोर्ट पर लेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, या अपनी जानकारी पर या फिर पुलिस रिपोर्ट पर। अब दूसरा खंड क्या कहता है कि अपराध से व्यथित व्यक्ति के परिवार पर लेगा, या उसके माता पिता या अन्य नातेदार द्वारा, या किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवार पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये लास्ट में लिखा है ना, ही करेगा अन्यथा नहीं। तो खंड क्या कहता है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान इन्हीं दोनों कंडीशन के फुलफिल होने पर ही करेगा। या तो वो अपनी जानकारी पर लेगा या पुलिस रिपोर्ट पर लेगा, और या तो व्यथित व्यक्ति के परिवार पर लेगा, या माता पिता के या अन्य नातेदार के द्वारा किए गए परिवार पर, या कोई मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था हो, या जैसे कोई NGO हो। ठीक है, NGO, अब ये NGO लेकिन सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए भैया, आगे लिखा है अभी एकदम स्पष्ट, ये NGO सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए तब, और उसके बाद परिवाद किया जाए तब करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी परिस्थिति हो तो संज्ञान नहीं लेगा किसी भी अपराध का। अब देखिए क्या है, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड पारित करे। मतलब पता है, MM या JM फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इस अधिनियम में वर्णित कोई भी दंड दे सकेगा। ठीक है, अपराधी को जो दोषी ठहराया गया है। अब कोई भी दंड देने का क्या मतलब है, जैसे पॉक्सो एक्ट में 20 साल दिया गया है तो 20 साल दे सकेगा, तो हाँ दे सकेगा। और बाकी आपको पता ही है, महानगर मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट 20 साल की सज़ा नहीं दे सकता, उसकी जुरिडिक्शन के बाहर है। ठीक है, लेकिन इस अधिनियम में अगर वो विचारण कर रहा है तो दोषी ठहराए गए व्यक्ति को 20 साल की भी सज़ा दे सकता है। अब भाई यही इसका मतलब तो हुआ है। देखिए फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित करे। ठीक है, कोई दंडादेश, लेकिन इसके लिए एक रूल है कि वह अपने अधिकारिता से दुगुना दंड नहीं से ज़्यादा नहीं दे सकेगा। जैसे मजिस्ट्रेट अगर है, उसका है कि वो 7 साल से नीचे कोई भी दंड दे सकेगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट के लिए है। तो अब 7 साल उसका मैक्सिमम है, तो अब वो 14 साल तक दे सकेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, ये रूल था।
लेकिन इस खंड में यही कहा गया है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोई भी दंड दे सकेगा जो इस अधिनियम में वर्णित है। ठीक है। अब स्पष्टीकरण में लिखा गया है कि मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था का मतलब क्या है। ये देखिए, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की गई हो। ठीक है। ऐसी संस्था या संगठन जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदान की गई हो। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा खंड क्या कहता है। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 36। अब अध्याय 36 क्या है सीआरपीसी का, तो ये परिसीमा की बात करता है। ठीक है। सीआरपीसी अध्याय 36 है परिसीमा, और सीआरपीसी का अध्याय 36 अब ये अध्याय 39 हो गया है। ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। नहीं, 38 हो गया। ये अध्याय 36 सीआरपीसी का अध्याय 36 अब बीएनएसएस का 38 हो गया है। ठीक है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता का चैप्टर 38 और सीआरपीसी का, जो कि मैं नीचे डिस्क्राइब कर देता हूँ। अब इसमें बदल गया है। ठीक है। ये परिसीमा की बात करता है कि कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा, कुछ भी अपराध कितने परिसीमा काल तक संशोधित किए जा सकेंगे। तो इसमें बताया गया है कि वे कोई भी बात इस अध्याय की कोई भी बात इस अपराध को लागू नहीं होगी। मतलब इस धारा अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को लागू नहीं होगी। अर्थात 10 साल बाद भी परिवाद किया जा सकेगा। ठीक है। इसका मतलब यह है कि 10 साल बाद भी परिवाद किया जा सकेगा, कोई लिमिटेशन नहीं है। अब तीसरा खंड देख लीजिए। तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया कथन ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन का भागी नहीं बनाएगा। यदि पीड़ित जो है कोई भी कथन करता है तो इस अधिनियम के अधीन वो अब किसी अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन या उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता उस बात पे। ठीक है। कि इसने पीड़ित ने ये बात कहा था तो उसके ऊपर कोई मुकदमा कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब 8वां देखते हैं। अपराधों का कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय होना तथा अजमानती और असमनीय होना। मतलब ये कह रहा है कि कुछ प्रयोजन के लिए, जैसे अब किस प्रयोजन के लिए, ये यहाँ पे प्रयोजन, कुछ प्रयोजन का क्या मतलब है, तो कुछ प्रयोजन का मतलब, रुकिए इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इस कुछ प्रयोजन का मतलब है अन्वेषण के प्रयोजन के लिए। ठीक है। कुछ प्रयोजन का मतलब है अन्वेषण के प्रयोजन के लिए। तो अपराधों का कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय होना तथा अजमानतीय और असमनीय होना। इसका एक एग्जाम्पल बताएं। कुछ प्रयोजन के एग्जाम्पल में एक अन्वेषण का प्रयोजन आएगा। ठीक है। तो अब खंड 1 देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इसको मैं मिटा देता हूँ। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 इस अधिनियम के अधीन अपराधों को वैसे ही लागू होंगे मानो वे संज्ञेय अपराध हों। ठीक है। ये आप लोग इतना हाईलाइट जो है वो देखिए पहले। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 इस अधिनियम के अधीन अपराधों को वैसे ही लागू होंगे मानो वे संज्ञेय अपराध हों। ठीक है। ये देखिए, अब इसका खंड ये कहता है कि किस लिए संज्ञेय अपराध माने जाएंगे। तो क्या कहता है कि अपराधों के अन्वेषण के प्रयोजन के लिए संज्ञेय अपराध माने जाएंगे, चाहे वो अपराध संज्ञेय हो या ना हो, पर संज्ञेय अपराध माने जाएंगे। और संज्ञेय कौन सा नहीं माना जाएगा, तो ये खंड खा कहता है कि इसके लिए संज्ञेय नहीं माना जाएगा, क्योंकि निम्नलिखित से भिन्न विषयों के प्रयोजन के लिए, देखिए भिन्न आ गया है ना यहाँ पे, ये शब्द कहता है कि इसके लिए संज्ञेय नहीं माना जाएगा। अब उस संहिता की धारा 42 क्या है, सीआरपीसी की धारा 42 है, नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी है। तो उसके अलावा या कोई व्यक्ति वारंट के बिना मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना गिरफ्तारी है तो उससे भिन्न प्रयोजन के लिए। ठीक है। आप नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ। दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध या दंड प्रक्रिया संहिता पूरा का पूरा इस अधिनियम के लिए या इस अधिनियम के अधीन गठित अपराधों के लिए वैसे ही लागू होंगे मानो वे संज्ञेय अपराध हों। ठीक है। और किस लिए संज्ञेय अपराध माने जाएंगे, तो अन्वेषण के लिए। देखिए खंड का में लिखा गया है कि अन्वेषण के लिए संज्ञेय अपराध माने जाएंगे। अब दूसरे खंड में
इसके कि इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अजमानतीय और असमनीय होंगे, मतलब जमानत नहीं लिया जा सकेगा इसमें, ठीक है। ये दूसरे खंड में लिखा गया है, देख लीजिए कि इस अधिनियम के अधीन गठित अपराध अजमानतीय और असमनीय होंगे, ठीक है। अब अगला देखिए 8 का, चलिए ठीक है, अब ये 8 का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यहाँ तक देखिए। 7 और 8 इसमें पढ़ा दिया गया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और भैया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।